बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है, ज़ाते बेसबात, रिटन बाय नबीला अज़ीज़। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो ये जो नावल है ज़ाते बेसबात, ये वडेरा बेस्ड है और उसके बाद कह लें यूनिवर्सिटी बेस्ड है, रोमांटिक है और केयरिंग हीरो, रूड हीरोइन बेस्ड है और थोड़ा सा सबका मूस कह लें वो भी है थोड़ा सा। बाकी अब जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। अभी तो मैंने इन्हीं के बेस्ड ही समझ आई हैं जेन में। बाकी जैसे नावल पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आए पढ़ते हैं ज़ाते बेसबात, रिटन बाय नबीला अज़ीज़। दिल की वीरानी का ये आलम था कि पूरा आलम ही वीरान और उजाड़ नजर आ रहा था। जिधर भी नजर दौड़ाती कुछ भी दिखाई नहीं देता, और दिखाई देता भी क्यों? इस दुनिया की तो बर्बाद तो उसने खुद किया था। एक जीते जागते इंसान दिल को उजाड़ा था, तबाह किया था। वो तबाह हो गया था, उजड़ गया था। अब इस वीरानी पर मलाल कैसा? अब पछताने से क्या हासिल? अब तो सब कुछ राख हो चुका था, लेकिन शायद वो पछता भी नहीं रही थी और इसे मलाल भी नहीं था। वो तो बस बेहिस बनी बैठी थी। इसका वजूद मुर्दा हो चुका था, बिल्कुल सर्द पानी जैसा, हर चीज़ से आरी, बिल्कुल स्पाट। घर में चंद अफराद को इसकी इस कैफियत पर हैरानी हुई थी, लेकिन जाहिर नहीं किया। अलबत्ता एक भरजाई थी जिन्हें कोई हैरानगी नहीं थी, क्योंकि बल्कि वो जानती थी वो क्यों साग झील की मानित हो चुकी है, वो क्यों बर्फ़ बन गई है और क्यों दुनिया से ही नहीं अपने आप से भी कट गई है। इन्हें मालूम था इस मंचमन झील के ठहरे पानी में कोई कंकर गिरेगा तो ही वो मुंतशिर होगी, तभी इसकी ज़ात में इज़्तिराब उतरेगा। ये बर्फ़ तभी पिघलेगी जब इस पर दर्द का सूरज दहकेगा, और आज ऐसा हो गया था। बहुत दिनों से एक ही हालत में बैठे बैठे वो पत्थर की हो चुकी थी, जब भरजाई से ज़बरदस्ती सहारा देकर नीचे ले आई। सीढ़ियाँ उतरते हुए इसके कदम लड़खड़ाए। भरजाई ने इसे मज़ीद मजबूती से थाम कर गिरने से बचा लिया, मगर ड्राइंग रूम से तक आते आते इसकी हालत कैर होने लगी थी। वो इनसे बाजू छुड़ाकर बाथरूम की सिमत लब की। इसकी उबकाइयों की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। गुलजानी ने भरजाई को और भरजाई ने गुलजानी को जिन नज़रों से देखा, इनका मफहूम बहुत खुशाइन था। थोड़ी देर बाद वो मुश्किल ड्राइंग रूम तक आई और सोफ़ा कम बेड पर निढाल होकर गिर गई। इसकी पेशानी पे पसीने के कतरे चमक रहे थे। अरे बच्चा ठीक तो है? गुलजानी तस्बीह को बूसा देकर उठी और इसके करीब आ गई, लेकिन वो कुछ भी देखने और सुनने की पोजीशन में नहीं थी। इसकी आंखें बंद हो रही थी और हाथों की लर्जिश भी वाज़ा महसूस हो रही थी। अरे देखो, ये तो ठंडी हो रही है। गुलजानी ने इसे हाथ लगाया, तब तक वो होश से बेगाना हो चुकी थी। इन सबके तो हाथ पाँव फूल गए। घबरा कर मर्दान खाने में फ़ोन खड़का दिया। थोड़ी देर बाद रियाब अफरीदी डॉक्टर को बुला चुके थे, और जो खुशखबरी सुनने को मिली, इससे पूरी हवेली में ज़िंदगी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन इस झील के ठहरे पानियों में इज़्तिराब का पत्थर पड़ गया था। इसकी लहरें मुंतशिर हो गई थी। वो इस खुशखबरी पर किसी लावे की तरह फट पड़ी थी। इसका जमूर टूट गया था। ये कैसे हो सकता है? अब इसकी किसको ज़रूरत है? अब क्या बचा इसके लिए? मैंने क्या छोड़ा इसके लिए? पाप तो पहले छीन चुकी हूँ, और क्या दूंगी इसको? क्या रह गया इसके लिए? एक कातिल माँ! वो एकदम चिल्ला उठी थी। सब एक दूसरे को देख कर रह गई। देखो बेटा, इसमें तुम्हारा कसूर। भरजाई, मेरा ही तो कसूर है। मैं ही तो कातिल हूँ। मैंने ही तो कत्ल किया है। मैंने मारा इसे। मैंने इसे मौत के घाट उतार दिया। भरजाई, मैंने खुद मार दिया इसे, कत्ल कर डाला इसे। वो चीख चीख के रो रही थी। वो तड़प रही थी। इतने अरसे बाद बर्फ़ पिघली तो गम की आग दहक उठी थी, और इसे काबू करना इख्तियार से बाहर लग रहा था। पुत्र, इसे कमरे में ले जाओ और कुछ खिला दे। डॉक्टर कह रही थी कि इसकी हालत भूख की वजह से हुई है। गुलजानी काफ़ी मुतफक्कर थी, पर चाय को हदायत देने लगी, जबकि वो इनके बहलावे और बातों में आने वाली नहीं थी। तड़प तड़प के रोते हुए वो निढाल हो गई थी, लेकिन भरजाई से संभालने की हत्तुलमगान कोशिश कर रही थी। इन्हें तो बहुत दिनों से ये अंदाज़ा था जब ये आतिशफ़िशा फटेगा तो बहुत तबाही होगी। वो पागलों की तरह इनके हाथों से निकली जा रही थी। भरजाई से संभालते हुए हाँफने लगी। इनका सांस फूल गया। घर के बाकी अफराद भी चुप रह गए। इसकी हालत हकीकतन इख्तियार से बाहर थी। ऐसा की कर देता कत्ल, अब बेदा कत्ल किया तो वो मामला संगीन है। रजब अफरीदी आजकल हिबा इलाही में इंटरेस्टेड है। ये वो जुमला था जिसने आफाक बदर को चौंका के रख दिया, और वो हैरान परेशान इस जुमले की तस्दीक के लिए सीधा रजब अफरीदी के सामने पहुंच गया। क्या ये सच है? इसने रूबरू आकर पूछा तो रजब ने इसे सरता पा देखकर इसके तासरात नोट किए। तुम क्यों पूछ रहे हो? रजब के माथे पर खफ की भरी सलवटें नमूदार हुई। जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ, क्या तुम सचमुच हिबा इलाही में दिलचस्पी ले रहे हो? आफाक हतमी लहजे में बोला। मैं सचमुच इसे पसंद करने लगा। मैं महज दिल लगी के लिए इसे पसंद नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इस पसंद के पीछे कोई और जज्बा परवरिश पा रहा है। रजब अपनी तमाम खफ की छटक के इंतहाई संजीदगी इख्तियार कर चुका था। रजब प्लीज़, ये तुम क्या कर रहे हो? आफाक झंझला गया। क्या मतलब है तुम्हारा? रजब सीधा होकर बैठ गया।
मेरा मतलब वाज़ेह है कि तुम गलत कर रहे हो और गलती के बाद माफ़ी किसी किसी का मुकद्दर बनती है। आफाक की उल्टी सीधी बातों से रजब उलझ रहा था। इसने इस्तमामिया नज़रें इस पर मरकूज़ कर दी। देखो रजब, आज तक तुमने हज़ारों लड़कियों से दोस्ती की, दिल बहलाया और छोड़ दिया। अगरचे मुझे ये सब कभी भी पसंद नहीं था, लेकिन मैंने कभी भी मुदाखलत नहीं की कि तुम्हें रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस दफ़ा तुमने गैर मौजू लड़की का इंतखाब किया। वो कैसे? रजब ने मुख्तसरन पूछा। वो ऐसे कि तुम अपने ख़ानदान के लाडले चश्मा चिराग हो और जागीरदार और अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हो। जो चाहो कर सकते हो, तुम मर्द हो। लेकिन इसके बरक्स वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली शरीफ ख़ानदान की एक सादा सी लड़की है, मजबूरी और इज़्ज़त की चादर में लिपटी हुई, और सबसे बड़ी बात की औरत साथ है। वो स्कैंडलाइज हो जाएगी और वो ये सब अफोर्ड नहीं कर पाएगी। लोगों की उंगलियों को तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगी, लेकिन उस पर बहुत असर होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी पसंद को लगाम दो, यूँ सरेआम तशहीर मत करो। आफाक हिबा इलाही से कोई ताल्लुक़, कोई बातचीत ना होने के बावजूद भी इसको थोड़ा बहुत समझता था, क्योंकि बहुत पूरी यूनिवर्सिटी में वाहद लड़की थी जो 2 साल गुजर जाने के बाद भी पहले रोज़ जैसी सादा लिए दिए अंदाज में रहने वाली थी। जहाँ भी किसी ने इसकी तरफ पेशकदमी की, इसने बुरी तरह झटक दिया, बल्कि अपने तीखे लबो लहजे से सामने वाले को घबराने पर मजबूर कर देती थी। इसके मोहतात रवैये को मद्देनज़र रखते हुए आफाक और रजब अफरीदी की पसंदीदगी फजूल और किसी हद तक नुकसानदेह लगी। वो इसे समझा बुझाकर इस हरकत से बाज रखना चाहता था। यार मैं कब तशहीर कर रहा हूँ, अभी तो खुद मुझे भी अपनी फीलिंग्स का ठीक से अंदाज़ा नहीं हो पा रहा, तुम ख्वामखा फिक्रमंद हो रहे हो। मैं ख्वामखा फिक्र नहीं कर रहा, तुम खुद सोचो, अगर मैं ये सवाल लेकर तुम्हारे पास सामने आया तो मुझे भी तो किसी से ही मालूम हुआ है, क्योंकि गोया इस बात को काफ़ी लोग जानते हैं कि रजब अफरीदी आजकल हिबा इलाही में इंटरेस्टेड है। आफाक की बात सच थी। रजब को खामोश होना पड़ा, फिर गहरी सांस खारिज करते हुए उठ खड़ा हुआ। ओके, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा। इसने कुर्सी की बैग पर हथेलियां जमाते हुए कहा। थैंक्स यार, इसमें तुम्हारा भी भला और हिबा इलाही का भी, जो शायद घर से सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का हद करके निकली। आफाक भी खड़ा हो गया। चलो कोई चंगा मुंडा है। न जाने क्या बात थी कि वफाक की बातों पर, इसकी हदायतों पर सिर्फ 2 दिन अमल कर सका। इससे ज़्यादा कंट्रोल की गुंजाइश ही नहीं थी। इसकी निगाहें बेताबाना इसे देखती थी और इसे देखने में इतने पुरअसर जज्बात होते कि आसपास के लोग भी महसूस किए बिना नहीं रहते थे। इस वक्त भी वो अकेली सीढ़ियों पर बैठी किसी गैर मरई नुक्ते को घूर रही थी, और वह सुकून से टेक लगाए खड़ा हर एहसास से बेगाना इसे देखने में महफ था। मुंडा तो पागल हो गया, पीछे कुड़ी दे दवाना आया पे मुंडा। क्यों जनाब, आजकल इधर नजर करम है। पास से गुजरती अरूज इसे देखकर थम गई और इसकी निगाहों का मरकज़ को देखकर मानी खेजी का इजहार किया। मैं तो बस जनाब, पूरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां आपकी आंखों पर फिदा होती हैं, और ये कैसे हो सकता है कि आप हिबा इलाही को देखें और दास्तान रकम ना हो। और हाँ, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस वक्त आपकी आंखें दास्तान बयान कर रही हैं। बेशक, आईना देख लें। वो शरारत से कहती हुई आगे बढ़ गई और रजब अपने आप को सरजनिश करता वहाँ से हट गया। अरूज इसके दोस्त फरहाद कश्मीरी की मंगेतर थी, इसलिए कभी कभार हेलो हाई की वजह से इनमें थोड़ी बहुत बेतकल्फी भी थी। मिल गई तस्कीन। वो कैंटीन की तरफ आया जहाँ था। आफाक अकेला बैठा कोल्ड ड्रिंक सामने रखे गुस्से का शिकार लग रहा था। कैसी तस्कीन? वो कुर्सी घसीट कर आफाक के मुकाबिल बैठ के और टेबल बजाकर लड़के को कोल्ड ड्रिंक लाने का इशारा दिया। जो हिबा इलाही की दीद से हासिल होती है। इसका तंज़ीह लहजा रजब ने फ़ौरन महसूस किया। इनफैक्ट आफाक, प्लीज़ रजब, कोई भी बहाना मत बनाओ, खुद को लगाम डालो, क्योंकि हमेशा बेलगाम चीज़ ठोकर खा के गिरती है। तो मैं क्या करूँ? मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करा, मैं वहाँ से गुजरा था, इसे देखकर आगे नहीं बढ़ सका। मैंने इसे 2 रोज़ बाद देखा था, इसलिए शायद। बेबसी से कहते हुए इसने सर झुका लिया। कैंटीन बॉय को कोल्ड ड्रिंक रख के जा चुका था। एक बात सुन लो रजब अफरीदी, मैं तुम्हारा ताहशर दोस्त रहूँगा, ज़रूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए जान भी देने से गुरेज नहीं करूँगा, लेकिन फ़कत इस मामले में मैं कभी तुम्हारा साथी नहीं बन सकता। आफाक ने 2 टोक कह दिया और उठकर चला गया, जबकि रजब अजीब सी कश्मकश का शिकार होता जा रहा था। हाय हाय, मुंडे ने बड़े जज्बातां ते कंट्रोल नहीं है, ते लोगों को गल्लां ते अपनी ज़ुबान ते कंट्रोल नहीं है। नुकसान किदा होना बेचारी हिबा इलाही दा। अम्मी, बाबा की तबीयत कैसी है? वो यूनिवर्सिटी के लिए तैयार हो रही थी जब अम्मी कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर ने मेडिसिन लिख के दे दी है, कहते हैं बुखार के बाद कमज़ोरी नकाहत होगी, अच्छी गज़ा फ्रूट और मेडिसिन लेंगे तो बेहतर हो जाएंगे। लाएँ, वापसी पर मैं मेडिसिन ले आऊँगी। इसने स्कार्फ का गिरा लगाकर फ़ौरन दवाइयों का नुस्खा लेने के लिए हाथ बढ़ाया। नहीं कि बेटा, तुम्हें देर हो जाएगी और तुम जानती हो तुम्हारे बाबा का मिजाज कैसा हो चुका है। ज़रा सी देर सवेर भी बर्दाश्त नहीं करते। इनके अंदाज में तामल देकर हिबा रुक गई थी, फिर कुछ सोचकर खुद ही नुस्खा थाम लिया। मैं यूनिवर्सिटी से चंद दिन पहले निकल आऊँगी और स्टोर से मेडिसिन लेकर घर आ जाऊँगी, आप फिक्र मत करें। नुस्खा बैग में रखकर जिप बंद के दुपट्टे को सेफ्टी पिन से जकड़ा और बाहर निकल आए। चले आप भी। राबी और हानिया भी किचन से नमूदार हो चुकी थी, फिर आगे पीछे दहलीज अबूर करते माँ को अल्लाह हाफिज़ कहा। फ़ी अमान अल्लाह। इन्होंने भी आहिस्ती से कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वो तीनों बहनें रोज़ाना सुबह इकट्ठी घर से निकलती थी, अलबत्ता बस स्टॉप तक आकर इनके रास्ते जुदा हो जाते थे। वो दोनों मैट्रिक की स्टूडेंट थी और स्कूल जाती थी। इनका स्कूल बस स्टॉप से महज चंद कदम दूर था, और हिबा यूनिवर्सिटी जाती थी, इसलिए इसे वैन का सहारा लेना पड़ता था। ओके आपी, अल्लाह हाफिज़। दोनों हाथ हिलाती हुई चली गई और वो वैन का इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट बाद इसकी मतलूबा वैन भी आ चुकी थी। वो जल्दी से इसमें सवार हो चुकी थी। हेलो, कौन हो तुम और यहाँ क्यों खड़ी हो? गाड़ी का दरवाज़ा लॉक खोलते खोलते इसका हाथ रुक गया। वो अपनी गाड़ी की ओट में खड़ी इस मशकूक सी लड़की को देखकर चौंक सा गया था।
और वो लड़की से देखकर बौखला गई थी। इसी बौखलाहट में 2 कदम पीछे हटी तो न जाने किस चीज़ से टकराकर लड़खड़ासी कि इसने सहारे के लिए दोबारा इसकी गाड़ी को थाम लिया। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? वो घूमकर इसकी तरफ आ रहा था जब एक चीख के साथ लहराकर ज़मीन पर आ रही थी। इसके कदम जमकर रह के अब की बार वो बौखला चुका था। इसने चंद सेकंड ठहर के आगे पीछे देखा। दूर दूर तक कोई भी नहीं था। सारी गहमा गहमी अंदर थी, बाहर तो हर तरफ सन्नाटा ही था। ए हेलो, इसने हिम्मत करके करीब आकर इस लड़की को पुकारा, लेकिन वो तो सचमुच बेहोश खुद से बेगाना थी। गाड़ी से पानी की बोतल निकालकर इसके चेहरे पर छींटे मारे, मगर इसका वजूद हरकत नहीं कर रहा था और वो गाड़ी भी नहीं निकाल सकता तक वहाँ से भाग ही नहीं जाता। मजबूरन इसे गाड़ी में डालकर अस्पताल का रुख करना पड़ा। अस्पताल की रोशनी में आकर इसने इस लड़की को बगौर देखा। उलझे बिखरे बाल, मलज के कपड़े, नंगे पैर और चेहरे पर खंडी जर्दी। यूँ लग रहा था जैसे वो मुश्किल और मुसीबतों के शिकंजे से फरार होकर भागी है। इसकी हालत काफ़ी अबतर थी। वो इसकी ट्रीटमेंट तक राहदारी में टहलता रहा। सर, ये मेडिसिन ले आए। नर्स ने बाहर निकलकर इसे लिस्ट थमाई जिस पर इंजेक्शन, ड्रिप और चंद मुख्तलिफ दवाइयाँ दर्ज थी। वो फ़ौरन लेने के लिए चला गया। दवाइयाँ खासी महंगी थी, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी। अलबत्ता वो इस लड़की के बारे में खासा पुरतजस्सुस हो चुका था, जिसने बकौल डॉक्टर के शायद काफ़ी दिनों से खाना नहीं खाया। भूख की वजह से वो इस कदर कमज़ोरी नकाहत को पहुँच गई थी और इसी बात ने इसे बेहद मुतजस्सिस कर दिया कि इस चक्कर में इसे घर से देर हो रही थी। इन्हें कब तक होश आएगा? इसने डॉक्टर से दरियाफ्त किया। कल सुबह तक होश आ जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा जहनी टेंशन का शिकार है, लेकिन सुबह तक बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी। थोड़ी देर बाद वो कुछ सोच विचार के साथ फैसला किया कि वो इस लड़की को डॉक्टर की जिम्मेदारी पर छोड़कर घर चला जाएगा। वो अपना नाम पता दर्ज करवा के घर चला गया। सुबह वो अस्पताल पहुंचा तो वो लड़की होश हवास में बेड पर लड़कियों के सहारे टेक लगाए बैठी थी और नर्स से सूप पिला रही थी। वैसे मैं अजय तक किसी नर्स ने नहीं देखा अस्पताल में सूप पियाते हुए। ऐसे ये काम भी करती हैं नर्सें। गुड मॉर्निंग, इसने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो लड़की चौंकी और इसे देखकर सीधी हो बैठी। नर्स चली गई। कैसी हैं आप? वो यूँ पूछ रहा था जैसे परसों की शनासाई हो। ठीक हूँ। इसका लहजा भराया हुआ था और पलकें भी झुकी हुई थी। आपका नाम वो पता पूछ सकता हूँ? इसने कहा ही था कि वो इस लड़की की हिचकियाँ बन गई। वो तड़प तड़प के रोई थी। हाय हुन आ केड़ी कुड़िया ते आ केड़ा मुंडा है? रजब अफरीदी। हेलो। वो सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी जब भारी मर्दाना आवाज़ पर इसका कलम रुक गया। सर उठाकर देखा, रजब अफरीदी इसकी टेबल के करीब खड़ा। गालबन इससे मुखातिब था क्योंकि और तो कोई था भी नहीं। जी फरमाइए, नागवारी लहजे से ज़ाहिर थी। मुझे बानो कुद्सिया का नावल चाहिए, गालबन आपके पास है। रजब अफरीदी बात करने के लिए बहुत मुश्किल से बहाना ढूंढ के लाया और ये इसके दिल की बेबसी का सबसे बड़ा सबूत था कि अब इसे बहानों की ज़रूरत पड़ने लगी थी। लेकिन वो तो शहवार, जी हाँ, वो शहवार दुरानी का नावल है। इसी ने मुझे आपके पास भेजा। इनफैक्ट इस नावल में से एक इक़्तिबास नोट करना है। बहुत जल्द आपको वापस मिल जाएगा। लेकिन वो नावल मैं घर छोड़ आई हूँ, इसलिए इस वक्त तो मुमकिन नहीं। आप लाइब्रेरी से रुजू कर लें। वो कहकर सर झुका के दोबारा लिखने में मसरूफ़ हो चुकी थी। इसके लिखने की रफ्तार बहुत तेज़ थी और इसके हाथ और पेन को देखने लगा जो इसके लिए बहुत ख़ास और मुनफरिद थे। आप कल वो नावल ले आइएगा, मैं कल ले लूँगा। इसने टेबल पर जाकर ताकीद की और पलट के चला गया। एक ज़रा से हादसे ने इस लड़की को मेरे लिए कितना अहम और अजीज़ बना दिया। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए काफ़ी संजीदगी से सोच रहा था जब सामने से आते आफाक बदर पर नजर गई। आफाक, इसने आफाक को अपने ध्यान में कॉरिडोर में मुड़ते देखकर फ़ौरन पुकार लिया और कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। कहाँ जा रहे हो? इसने करीब आकर इस्तफसार किया। यार क्लास अटेंड करने, और कहाँ? आफाक को रजब की खोई खोई कैफियत पर हैरत हुई, जो क्लासरूम के सामने खड़ा होकर पूछ रहा था, कहाँ जा रहे हो? ओह हाँ, क्लास। इसने सर झटका, फिर दोनों ही अंदर दाखिल हो गए। तुम्हारी मामा कैसी हैं? तबीयत कुछ बेहतर हुई या नहीं? रजब इंतहाई शराफत संजीद की तवज्जो से पूछ रहा था। इसे आफाक की मामा से खुद भी बहुत लगाव था। अपनी माँ की कमी का एहसास तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन आफाक की मामा को देखकर एहसास होता कि माएँ सचमुच बहुत प्यारी होती हैं। खुद चाहे कितनी बेबस हो जाए, औलाद का हौसला नहीं गिरने देती। नो डाउट ऐसे ही है, क्योंकि पेरेंट्स होते ही ऐसे हैं, बेशक मदर हो या फादर हो। पहले से बेहतर है। मामा भी तुम्हें बुला रही थी। सॉरी यार, मुझे हकीकतन इतने दिनों से तुम्हारी तरफ चक्कर लगाने का ख्याल ही नहीं आया। मैं आज शाम को ही आऊँगा और इंशाल्लाह मसला भी डिस्कस हो जाएगा। वो दोनों गुफ्तगू में महव थे। जब प्रोफेसर जैदी अंदर दाखिल हुए तब इनके सारे मसले मुलतवी हो गए। आहो, थोड़ा जब पढ़ाई वाल भी ध्यान दे लो, मसले में सारी क्लास तो बाद डिस्कस करना। अब वो नावल ले आई। दूसरे रोज़ वो दोबारा इसके सामने था। जी वो शहवार के पास है। इसने दूर बैठी शहवार की सिमत इशारा किया और आगे बढ़ गई। रजब इसकी पुश्त तो देखता रह गया, क्योंकि इसने नावल खुद रजब अफरीदी को देना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए आते शहवार को थमा दिया। इस वक्त रजब अफरीदी को इसके तीखेपन का शिद्दत से एहसास हुआ, लेकिन अचानक क्या बात थी कि इसके बावजूद भी इसे हिबा इलाही पर गुस्सा नहीं आया, वरना वो मजाजन गुस्से का तेज़ था। ज़रा सा बात पर भी अखड़ जाता था, मगर यह हिबा इलाही थी जो मुसलसल इसे नज़रअंदाज करने के साथ साथ डिसहार्ट भी किया जा रही थी। क्या हुआ? मामला इख्तियार से बाहर है क्या? फरहाद कश्मीरी अचानक कहीं से नमूदार होकर इसके सामने आ गया। मामला नहीं यार, मैं खुद इख्तियार से निकल चुका हूँ। वो दोनों साथ चलते लॉन में आ गए। इतनी बेबसी क्यों? फरहाद काफ़ी शौक तबीयत का मालिक था और इसकी मंगेतर अरूज भी तकरीबन इस जैसे मजाज रखती थी। दोनों की दिलचस्प नोक झोंक और दूसरों को छेड़ने की आदत भी चलती रहती थी। इस क्यों का पता चल जाए तो सारा मसला ही हल हो जाए मेरे यार।
रजब ने इसके कंधे पर हाथ मार के कहा। फरहाद ने इसे तरता पाक गहरी नज़रों से देखा। इस क्यों का पता मुझे मालूम है, बता। इस पता इसके लहजे में यकीन था। रजब ने इस्तफामी नज़रों से देखा। जब एक इंसान की ज़िंदगी में बेबसी और बेख्तियारी की राह भी शामिल हो जाए तो समझ लो बरा इस इंसान को उस मंजिल की तरफ लेकर जा रही है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इसके महबूब का नाम लिखा होता है। तुम भी शायद इसी राह पर चल निकले हो और तुम्हारी मंजिल पे हिबा इलाही लिखा है, क्योंकि इमारत तो मोहब्बत के जजीरे पे खड़ी है। अलबत्ता इस मालिक की इमारत की मालिक हिबा इलाही है। लेकिन अभी शायद तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि मंजिल ये इमारत हिबा इलाही के नाम हो चुकी है, मगर मेरे यार यही हकीकत है कि तुम्हें हिबा इलाही से मोहब्बत हो चुकी है, इसलिए तो इसके मामले में बेख्तियार खड़ा है। फरहाद ने इसे समझा और मोहब्बत के नाम पर रजब तो जैसे हैरत से गूंग रह गया। फिर फरहाद तो चला गया, लेकिन इसके लिए सोचो कि दरवाक़ कर गया था। इसने अपने दिल के अगले पिछले खाते खोल लिए, एक एक कागज़ देखा तो शायद किसी और का नाम लिखा हो, मगर वहाँ तो सारे सफ़े कोरे थे। सिर्फ एक कागज़ नज़र आया जिस पर दर्ज था हिबा इलाही। हाय वे मुंडिया, बड़ी गलत जगह ते दिल ला लिता ही। हुण इस दिल ने तेन अखबार जड़ा करात सुटना ना। दीनू बाबा। गाड़ी से उतरने के बाद पहली पुकार पर दीनू बाबा की पड़ी। जी साईं हुक्म। दीनू बाबा सारे काम छोड़ छाड़ के भागे आए। रजब कहाँ है? इन्होंने ज़रा सख्ती और तशवीश से पूछा। रात के 11:30 का वक्त हो रहा था, लेकिन इसकी गाड़ी गायब थी। साईं यार बाश आए थे, यार दोस्त साथ ले गए, वरना छोटे साईं तो इनकार ही कर रहे थे। पहले भी चाहता होगा। इनका अंदाज देखकर दीनू बाबा गड़बड़ा गए। ना साईं, पहले तो 9-10 बजे आ जाते थे। दीनू बाबा को झूठ बोलते हुए थोड़ा डर तो लगा, लेकिन इस ख्याल से झूठ बोलना ही पड़ा कि मुबादा इनका गुस्सा छोटे साईं पर न उतरे। चंद सेकंड वो चुप रहे, फिर सर हिलाकर कदम अंदर की जानिब बढ़ा दिए। दीनू बाबा भी इनके पीछे हो लिए। ज़रियाब अफरीदी कभी कभार शहर की रहाइशगाह पर छापा मारते थे, लेकिन हमेशा रजब अफरीदी इस छापे से पहले संभल जाता था, क्योंकि इस छापे की खबर इसे भरजाई पहले दे देती थी। लेकिन आज न जाने भरजाई को कहाँ देर हो गई थी कि वो बेखबर घूम रहा था। तुम सुनाओ दीनू बाबा, माई रशीदा ठीक है ना? और तेरे कमाले बेटे का क्या हाल है? ज़रियाब अफरीदी सोफे पर बराजमान होते हुए पूछ रहे थे। साईं अल्लाह का बड़ा करम है, सब ठीक है। कमाला बीमार हो गया था, छोटे साईं खुद साथ के रात भर अस्पताल मेरे इलाज करवा, डॉक्टर को अंग्रेज़ी में हदायत भी देते रहे और डॉक्टर ने बड़ा ख्याल रखा हमारा। दीनू बाबा खुशी खुशी बता रहे थे। ज़रियाब अफरीदी बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। यानी वो तुम लोग की ठीक ठाक केयर करता है, बस हमारे सामने लापरवाह बनता है। साईं अभी इनकी उम्र ही क्या, और यही तो उम्र होती है मन मर्जी करने की। दीनू बाबा ने रजब अफरीदी की हमायत की, फिर रशीदा ने इनके लिए कॉफ़ी बनाई और दोनों मियाँ बीवी अपने क्वार्टर में चले गए। ज़रियाब अफरीदी रिमोट उठाकर टीवी ऑन करके न्यूज़ सुनने लगे। रजब दी अज क्लास लग जानी। न्यूज़ वो महज इसके इंतज़ार में सुन रहे थे। रफ्ता रफ्ता वक्त 11:30 से 1 बजे तक जा पहुंचा। अब वॉल क्लॉक की सिम देखते हुए इन्हें बेहद तशवीश होने लगी। अपना मोबाइल उठाकर इसके नंबर प्रेस किए, दूसरी तरफ रिस्पॉन्स ही नहीं था। वो झंझला गए थे। इससे पहले कि इनका गुस्सा मज़ीद तेज़ होता, बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। रजब अपनी उलझन में गुम अपने ही ध्यान में गाड़ी से उतरकर अंदर आ गया। ज़रियाब अफरीदी की गाड़ी भी नहीं देख पाया था, लेकिन जीना तय करते हुए कदम ठिठक गए। लाउंज से टीवी की आवाज़ सुनाई दे रही थी और रोशनी भी नजर आ रही थी। लाला साईं आप? लाउंज पे कदम रखते हुए गड़बड़ा गया। क्यों, हम नहीं आ सकते? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था। शुक्र है रजब साहब भी किसी को डरते। इनसे बगलगीर होते वो अंदर से परेशान भी हो चुका था। ठप्पा पै गया। बैठो। वो इसे सोफे पर बैठने का इशारा करे थे, फिर दोनों ही बैठ गए। खाना खाया आपने? हाँ, खाना तो हम खा चुके। तुम सुनाओ, यूनिवर्सिटी के क्या हालात है और आजकल घर से बाहर रहने का शौक़ कहाँ से चुराया? वो अब तफ्तीश शुरू कर चुके थे। रजब को अंदाज़ा था, इसलिए अपने आप को पहले से तैयार कर रहा था। घर से बाहर रहने का क्या सवाल लाला साईं। इनफैक्ट आज एक दोस्त ने जॉब मिलने की खुशी में डिनर पर इनवाइट किया हुआ था। तमाम दोस्त मौजूद थे, इसलिए देर होगी। इसने काफ़ी संजीदगी और मतानत से जवाब दिया, जिस पर ज़रियाब अफरीदी फ़ौरन ठिठक गए। रजब ने कभी भी इतनी मतानत से इन्हें जवाब नहीं दिया था। हमेशा टाल मटोल से काम लेकर गायब हो जाता और वो छूटा समझ कर नज़रअंदाज कर देते। कभी कभी तो इसे डांटना भूलकर हंसने लगते थे। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? इन्होंने फ़िक्रमंदी से इसका हाथ छुआ। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुलजानी और भरजाई कैसी हैं? वो इनका ध्यान बटाना चाहता था। काफ़ी देर दोनों भाई बातें करते रहे। आखिर रजब ने उठने का इरादा जाहिर किया और खड़ा हो गया। तब रात के 3 बज रहे थे। रजब बैठो यहाँ, इन्होंने कुछ इस अंदाज में कहा कि वो दोबारा बैठ गया। जी क्या बात है? क्या छुपा रहे हो हमसे? किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर कोई और परेशानी? तो बताओ। वो मुकम्मल इसकी तरफ मतवज्जा थे। नहीं लाला साईं, मैं कुछ नहीं छुपा रहा, ना ही मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। आप जानते ज़रूरत हुई तो आपके सिवा भला किससे कहूँगा? लेकिन फिर भी कोई तो बात ऐसी है जो तुम हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। इनका मुशाहिदा बिल्कुल ठीक दुरुस्त था, जबकि मगर रजब मानने को तैयार ही नहीं था। इन्होंने कुरेदने की कोशिश की, मगर नाकाम मिली और यूं ही मतफक्कर से दूसरे रोज़ वापस हवेली चले गए। चलो, छितर परेड तो हो ही नहीं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। हिबा ने सर उठाकर देखा। लड़कियों का ग्रुप आवाज़ बुलंद ये शेर पढ़ रहा था। हिबा के देखने पर ज़बरदस्त मानी के इस कहका पड़ा। इस ग्रुप में अजूज बुखारी भी मौजूद थी, जिसको हिबा शुरू से ही नापसंद करती थी। यार लैला को खबर ही नहीं और मजनू दख्त के साथ
दख्त हुआ जा रहा है, किसी लड़की ने कहा। लानत है वैसे ऐसे लोगों पर ना, जो एवं ही दूसरों के ऊपर फिक्र कसते रहते हैं। अरे हो जाएगी खबर भी, फिर लला भी कहेगी कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। अरूज बाकायदा गुनगुना कर कह रही थी। हिबा की छठी हिस्स अलार्म दे रही थी कि मौजू गुफ्तगू इसके साथ है, इसलिए वो बार बार इसे देखकर फिक्रें कस रही थी। अरे कहाँ वो ज़माने के रजब अफरीदी की आंखों पर ज़माना मरता है, और कहाँ ये ज़माना के रजब अफरीदी किसी पर मर मिटा। किसी ने आह भरी। हिबा का दिमाग माउफ हो रहा था, वो उलझन का शिकार हो रही थी। रजब अफरीदी का नाम हैरत और नासमझी के बायस बन रहा था, लेकिन चंद दिनों बाद ही शहवार दुरानी ने इसकी उलझन को वास्या कर दिया। हाँ हिबा, मैंने भी यही महसूस किया कि रजब तुम्हें इंटरेस्ट ले रहा है, और तुम्हारी वजह से वो कोई भी फेश रफत नहीं कर रहा, क्योंकि इसे अंदाज़ा है कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं। शहवार के मुँह से ये सब सुनकर हिबा को शौक लगा और शदीद गुस्सा भी आया कि इसकी ज़ात बगैर इन्वॉल्व हुए भी लोगों की बातों और मजाक का निशाना बनी हुई है, और इसे मालूम ही नहीं। वो तिल मिलाती हुई सीधी इसकी क्लास में जा पहुंची, जहां वो अपने दोस्तों के साथ मौजूद था। मिस्टर रजब अफरीदी, मैं आपको इतना घटिया हरगिज़ नहीं समझती थी जितना आपने बन के दिखाया। वो इसके सर पर खड़ी जैसे फट पड़ी और रजब के तासुरात भी यकलख्त बदल गए। मिस हिबा इलाही, आप शट अप। मैं यहाँ आपकी घटिया बकवास सुनने नहीं आई, बल्कि सिर्फ इतना बताने आई हूँ कि आइंदा मेरा नाम आपके साथ आया तो अच्छा नहीं होगा। इसने अरूज समेत सबकी तरफ देखा। और हाँ, अपनी इस जागीरदारी पुरकशिश पर्सनैलिटी का रूप ऐरे गहरे लोगों के लिए संभाल के रखिए, यकीनन काम आएगा। मेरी तरफ देखने की भी कोशिश की तो बहुत बुरा होगा। हिबा, ये क्या करियो, पागल हो क्यों? शहवार तेरी से क्लासरूम में दाखिल हुई और हिबा का बाजू पकड़कर खींचा। वो खड़े खड़े रजब अफरीदी को बेइज्जत कर चुकी थी। छोड़ो मेरा बाजू, मैं देखूं तो सही, ये मर्द समझते क्या अपने आप को? जब चाह जिसको चाह रसवा कर दिया, बदनामी का टीका लगा दिया और खुद आज़ाद फिरते रहे। वो इस वक्त बुरी तरह बफर चुकी थी। इसने एक झटके से अपना बाजू भी छुड़ा लिया। रजब अफरीदी ने चौंक कर इसके इस कदर शदीद रद्द-ए-अमल को देखा। इतना याद रखो रजब अफरीदी, अगर तुम्हारी वजह से मैं रुस्वा हुई तो तुम्हें चौक में खड़ा करके तुम्हारा वो हाल करूँगी कि दुनिया देखेगी। वो नखूत और नफरत से कहती वापस पलट गई। रजब चूं का त्यों खड़ा रह गया। आफाक, फरहाद, मुदस्सर सब देखते रह गए। कुछ भी कहने के लिए किसी के पास अल्फाज नहीं थे, क्योंकि वो सभी रजब के जज्बात को समझते थे। नहीं यकीन था कि रजब इससे मोहब्बत कर बैठा, और इस मामले में भला क्या कह सकते थे। पूरी क्लास तमसादे बैठी थी। हिबा इलाही ने रजब अफरीदी की हित्तक और तस्लील करने में इंतहा कर डाली थी। वो खुद हैरान था कि अचानक हुआ क्या। सबसे पहले क्लासरूम में से आफाक बदा ने वॉकआउट किया, जिस पर रजब और भी परेशान हुआ। मोहब्बत का मफहूम जानते हो? इंतहाई बेमरवत और तीखे लहजे में तंजिया इस्तफसार किया गया। रजब को सामने वाले की कमकली पर हंसी भी आई और हैरत भी हुई। जवाब दो, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मोहब्बत का मफहूम जानते हो? आफाक मजीद तलख हुआ तो रजब भी चिढ़ गया। मफहूम जानता हूँ, तभी तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठा, वरना एक लड़की रजब अफरीदी की इंसल्ट करके चली जाती और जिंदा भी रहती। अपनी इंसल्ट का कितना ख्याल है कि तुम किसी को जिंदा ही नहीं छोड़ सकते थे। किसी दूसरे की इंसल्ट का भी ख्याल कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हें बारहा समझाया कि यूं किसी को स्कैंडलाइज करवाने से पहले सोच लो, क्योंकि वो इन लड़कियों जैसी हरगिज नहीं जिनसे तुम्हारा वास्ता पड़ता रहा। लेकिन आफाक, मेरी गलती क्या है? मैंने कब इसे स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है? रजब झिंझला गया। मैंने तुम्हें कहा भी था कि जब यूनिवर्सिटी में हम वक्त तुम इसी को मरकज़ निकाह बनाए रखोगे तो यकीनन बातें होंगी, और ये भी कहा था कि इस पर इतनी तवज्जो देना छोड़ दो, वरना मामला बिगड़ भी सकता है। और आज वही हुआ जिससे बचने के लिए मैं कहता था। आफाक सचमुच गुस्से में था। रजब का अपना दिमाग भी काम करना छोड़ चुका था। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बताओ क्या करना चाहिए? इसने बेहद आहिस्ती से कहा। तुम्हें इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। क्या? आफाक के अल्फाज से गहरा झटका लगा, जैसे इसने माफ़ी का नहीं किसी के कत्ल करने का कह दियो। क्यों, तुम माफ़ी नहीं मांग सकते? आफाक ने काफ़ी गहरी नज़रों से सरता पान जांचा। आफाक, तुम पागल हो गए? इतने लोगों में इंसल्ट मेरी भी और माफ़ी भी मैं ही मांगूँ? कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? रजब अफरीदी माफ़ी के लफ्ज़ पर जैसे दीवाना ही तो हो गया था। जब तुम माफ़ी नहीं मांग सकते तो मोहब्बत को तुम क्या जानोगे? मोहब्बत में कभी भी ये नहीं रहता, मैं नहीं रहता, सब कुछ तुम हो जाता। अगर मोहब्बत में कुछ पाने के मुतमिन नहीं हो तो पहले अपनी ज़ात को बेसबात करो। जिस रोज़ तुम्हारी अपनी ज़ात तुम्हारे लिए बेसबात होगी, इस रोज़ मोहब्बत तुम्हें मुकम्मल कर देगी, क्योंकि मोहब्बत में मन और तू का फ़र्क है नहीं होता। जिस रोज़ इस मुकाम को पालोगे, इस रोज़ मोहब्बत खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। आगे तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें माफ़ी मांगनी है या नहीं। आफाक चला गया, लेकिन रजब अफरीदी इसकी बात के असर में जकड़ा बेहिस्सो हरकत बैठा, कुछ भी करने के काबिल नहीं था, बिल्कुल जामिद बैठा था। रजब अफरीदी का ताल्लुक पेशावर से था। अफरीदी हवेली का सबसे छोटा बेटा था। वो सिर्फ 2 माह का था जब एक रोड एक्सीडेंट में माँ और बाप के साय से महरूम हो गया। ज़मान अफरीदी माँ बाप के इकलौते चश्मे चिराग थे। 2 बहनें थीं जिनके अपने इकलौते भाई से बेपनाह प्यार था। इन्होंने बहुत अरमानों से भाई की शादी की। ज़मान अफरीदी के सिर्फ 2 बेटे थे, ज़रियाब अफरीदी और रजब अफरीदी। गुलजानी के दिल में बहुत ज़्यादा पोते पोतियों का शौक़ था, और वो अपने बेटे ज़मान अफरीदी और पोतों पर जान छिड़कती थी। लेकिन एक रोज़ शादी के फंक्शन से वापसी पर इनकी गाड़ी एक ट्रॉलर से टकरा गई, और वो दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए थे। अफरीदी हवेली में कोहराम मच गया। ज़रियाब अफरीदी माँ बाप की मौत से जैसे तन्हा सहरा में आन खड़े हुए, लेकिन वो 2 माह का रजब तो हर दुख हर गम से अनजान था। इसे क्या खबर थी कि कुदरत ने इससे क्या कुछ छीन लिया।
माँ की आगोशी नहीं, बाप का साया भी उठ गया था और ये ज़रियाब अफरीदी ही थे जिन्होंने इतने गम के बावजूद रजब अफरीदी पर ध्यान दिया और इसे अपनी बाहों में छुपा लिया। अपने गम से संभलने के बाद रफ्ता रफ्ता गुलजानी को खबर हुई कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो रजब का हुआ, जिसने से अभी माँ कहना भी नहीं सीखा और बाप से कोई लाड नहीं उठवाया था। यही सोचकर इनके दिल में दोबारा से गम का समंदर ठाठे मारने लगा और रजब को अपनी हथेली का फपोला बना लिया। हर सर्दो गर्म से यूं बचा के रखती जैसे वो मोम का बनो। जवानी की दहलीज पर कदम रखते तक अफरीदी हवेली में रजब के लिए बहनों से चाहने वाली भरजाई भी आ चुकी थी। यूं रजब के लिए बाप का मफहूम भाई, माँ का मफहूम गुलजानी और बहन का मफहूम भरजाई था। इसने आज तक इन रिश्तों की मौजूदगी में कोई कमी महसूस नहीं की, ना ही माँ बाप के लिए दिल गिरफ्तार होकर इन्हें परेशान किया था। वो अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह मुतमिन था, हमेशा मनमानी की जो चाहा वो हासिल किया। तालीम के लिए भी कोई रुकावट नहीं थी। ज़रियाब अफरीदी ने इस्लामाबाद के महंगे तरीन एरिया में रहाइश के लिए बंगला खरीद कर दिया। गाड़ी, बैंक, पैलेस और मुलाजम सब कुछ हमा वक्त इसके लिए तैयार और अलर्ट रहते थे। यूनिवर्सिटी में भी कई रंगीनियाँ एंजॉय की थी, लेकिन एक रोज़ यूनिवर्सिटी से फुल स्पीड से गाड़ी निकाल कर रोड पर आते हुए अचानक गाड़ी इसकी इख्तियार से बाहर हो गई और सीधी एक दरख्त से टकरा गई। बस स्टॉप तक पैदल जाते ही बला ही इस धमाके से चीख उठी। वो भागती हुई गाड़ी के पास आई। बचाओ, प्लीज़ बचाओ, वो एकदम चिल्लाने लगी। रोड डोर खोला और रजब अफरीदी को हरासा नज़रों से देखा। वो इसका यूनिवर्सिटी फेलो था, अलबत्ता दोनों के डिपार्टमेंट मुख्तलिफ थे। इसके माथे से बहता खून और नीम बेहोश हालत इसे हवास कर रही थी। इसने बैग से अपना दुपट्टा निकाल कर इसके माथे पर बांधा और फिर भागती हुई रोड पर आई। अब इत्तफाकन आफाक, फरहाद, मुदस्सर और दूसरे दोस्त भी अपनी गाड़ियों से निकल रहे थे। प्लीज़, वो रजब अफरीदी का एक्सीडेंट हो गया। हिबा का बदहवास लहजा और अंदाजे ने चौंका गए। जब इनकी गाड़ियाँ अस्पताल के लिए रवाना हुई वो वहीं खड़ी रह गई। दिल में इस गैर और अजनबी के लिए ज़िंदगी की दुआ करती ढीले ढाले कदमों से चलती वापसी के लिए मुड़ गई, लेकिन घर देर से आने पर इसे बाबा की काफ़ी सलवातें सुनना पड़ी। रजब अफरीदी को होश में आने के बाद सबसे पहले इस लड़की का ख्याल आया जो इसके लिए बदहवास हो रही थी। या अल्लाह, नीम को नूत की दे भी रजब अफरीदी ने अन्ना को होश सी। इसी ने इसे स्टेयरिंग से हटाकर सीधा किया था। इसे इसकी धुंधली धुंधली सूरत याद थी और बाद में पता चला कि वो हिबा इलाही थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आया तो गुलजानी भरजाई की फिक्र और भागदौड़ जारी हो गई। ज़रियाब अफरीदी भी आजकल शहर वाले बंगले पर मौजूद थे और यूनिवर्सिटी आते ही रजब ने सबसे पहले हिबा इलाही से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया और आफाक भी इसके साथ ही था। हेलो मिस हिबा इलाही, कहाँ मिलेंगी? आफाक ने शहवार दुरानी को क्लासरूम से निकलते देखकर मुखातिब किया। अंदर क्लासरूम में ही है। शहवारी ने उलझन अमेज नज़रों से देखती आगे बढ़ गई। हेलो, कैसी हैं आप? पहले आफाक ने इसे मुखातिब किया। हिबा ने चौंक कर सर उठाया और जब अफरीदी को सेहतियाब देखकर अंदर ही अंदर खुश हुई, क्योंकि चंद रोज़ कबल इस हादसे की वजह से वो इसकी ज़िंदगी से मायूस हो चुकी थी। रजब की हालत इतनी अबतर हो चुकी थी कि मायूसी ताज्जुब में इस बात नहीं थी। आई एम फाइन। वो खड़ी होगी, चेहरे के गिर्द स्याह स्कार्फ का हाला बना हुआ था। सूट की मैचिंग चादर शानों पर फैलाए वो इनके सामने बहुत इत्मीनान से खड़ी थी। मिस हिबा इलाही, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। इस वक्त आपकी वजह से यहाँ खड़ा हूँ। अगर आप पर वक्त मेरे लिए भाग दौड़ ना करती तो शायद मैं आज मेरा ठिकाना कहीं और होता। राजा बेहद मुतहम्मिल लहजे में ठहर ठहर कर बात कर रहा था। न जाने क्या बात है, हिबा को देखकर इसे अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा एहसास जो पहले कभी नहीं हुआ था, जिसकी लज्जत बहुत नई, बहुत अनोखी, निराली लग रही थी। मिस्टर रजब अफरीदी, आप इस वक्त यहाँ मेरी वजह से नहीं, इस पाकसाद की वजह से खड़े हैं जिसने आपकी उम्र इतनी मुख्तसर नहीं लिखी थी। क्योंकि अगर आपकी उम्र का गोशवारा ख़त्म हो चुका होता तो मेरे जैसी 10 और भी आ जाती तो आप ज़िंदगी से हमकिनार नहीं हो सकते थे। इसलिए आप मेरा नहीं, अपने रब ताला का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने आपकी उम्र दराज लिखी है। मेरी तरफ से आपको सेहतियाबी मुबारक हो। वो बहुत नरमी और नपे तुले अंदाज में कहती अपनी किताबें समेटने लगी। रजब इसकी बात सुनकर चंद में कुछ कह ही नहीं पाया था। एक्सक्यूज़ मी। वो माजरत करती वहाँ से चली गई। रजब ने आफाक को और आफाक ने रजब को बेक वक्त देखा। आज तक यूनिवर्सिटी में किसी ने यूँ नज़रअंदाज नहीं किया था और यही सलूक रजब अफरीदी के दिल पर असरअंदाज हो गया था। वो ना चाहते हुए भी इसकी तरफ मतवजा होता चला गया। वही बलाही जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी अब हर सू नज़र आने लगी। रजब अफरीदी ने बाकी लड़कियों से मुआसना किया तो वो सबसे मुनफरिद, सबसे अलग नजर आई। आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल माइल होने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता करके खून दे मुंडा पूरी तरह लट्टू होया पाया। इन्हीं दिनों आफाक अपनी माँ को लेकर चेकअप के लिए चला गया। कराची गया हुआ था। वापसी पर इसे लड़कियों की सरगोशियों से अंदाजा हुआ कि रजब का आजकल किसी तरफ रुझान है। इसने इसे समझाने की कोशिश भी की, मगर वो समझाने के हदूद से निकल चुका था। वो अपने दिल को किसी भी तरह से रोक नहीं पा रहा था। इसके जज्बात इसके इख्तियार से निकलते जा रहे थे और इसी बेख्तियारी के हाथों हिबा इलाही के लिए इसके दिल में मौजूद जज्बात अयां होने लगे, जिसका नतीजा इसे हिबा इलाही की गुस्से और नफरत की सूरत में मिला था और अब आफाक इसे माफ़ी का रास्ता दिखाकर जा चुका था। वहाँ बस एक ही पोजीशन में बैठा अपने दिल की वादी को अथाह गहराइयों तक टटोल आया था, जिसमें किसी भी तरह का गुस्सा नहीं था, अना नहीं थी, अपनी तस्लील, अपनी हित तक की ज़रा भी परवाह नहीं थी। ना ही वो इससे इंतकाम का कोई इरादा रखता था, बस खामोशी से बैठा सोचे जा रहा था। मुंडा तो सुध बुद्धि खो बैठे हिबा इलाही के पीछे। इतनी चुप रहती हो, थकती नहीं हो? शहवार ने घास पर इसके करीब आलती पालती मार के बैठते हुए कहा। तुम इतना बोलती हो, तुम्हें थकन नहीं होती? हिबा ने घास के तिनके नोचते हुए जवाबन शहवार को लपेट में ले लिया तो शहवार घूरने लगी। बोलने से थकन नहीं होती, भूख लगती है और जब भूख लगती है तो पेट भर के खाना खाती हूँ, इसलिए सेहत अच्छी रहती है और इस बात से जाहिर होता है कि बोलना सेहत के लिए अच्छा साबित होता है।
शहवार ने इंतहाई सुकून से वजाहत दी तो न चाहते हुए भी हिबा के होंठों पर धीमी सी मुस्कुराहट खिल गई। हिबा के सिवा शहवार की किसी से भी बातचीत या अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ना ही वो ज़्यादा दोस्तों को पसंद करती थी। हाँ, शहवार किरदार के हवाले से काफ़ी मोहतात लड़की थी, इसलिए दोनों की निभ रही थी। और शहवारी वो वाहद लड़की थी जो हिबा इलाही के घरेलू प्रॉब्लम्स भी जानती थी, यानी हर चीज़ के फ़ायदे देखती हो। हाँ यार, देखना भी चाहिए। अब मैं बगैर फ़ायदे के बोलती हुई अच्छी लगूंगी? शहवार के कंधे उचकाने पर जब हिबा किसके फ्रेश बेफिक्र चेहरे को देखकर नजर चुरा गई। ऐसी बेफिक्री कभी इसके चेहरों का खासा हुआ करती थी, लेकिन हालात ने इनको तफक्कुरात का नकाब बख्श दिया था। वो अपने चेहरों से नजरें चुराने लगी थी, इन्हें अपने चेहरों की शगुफ्तगी भूल चुकी थी। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गई? शहवार इसकी खामोशी नोट करके इसके हाथ पकड़ चुकी थी। बस ऐसे ही कभी कभी एहसास होता है कि हमें तो हंसने खेलने का कोई हक ही नहीं, हम क्यों हंस रहे हैं? इसका लहजा शिकस्ता हो रहा था। अरे पगली, ऐसा नहीं सोचते, हर इंसान का हर चीज़ पे हक है। बस कभी कभी कुछ देर के लिए कोई चीज़ हमें अपने लिए मौजू नहीं लगती। इंशाल्लाह ठप सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। बाबा की तबीयत कैसी है? शहवार ने बहुत अपनाइयत से इसका हाथ थपका और इसे समझाने के लिए तसल्ली दी। पहले से बेहतर है, वह मुख्तसर बताकर चुप हो गई। हिबा, तुम इतना दिल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। तुम घर में राबिया और हानिया से बड़ी हो, अपना हौसला बुलंद रखो। रोहान भाई का फ़ोन वगैरह आया? नहीं, मैंने 2 मरतबा रब्ता करने की कोशिश की, मगर वो छुट्टी पर है। अब पता नहीं वो कहाँ है और हमसे रब्ता क्यों नहीं करे। चंद दिनों के लिए आ जाते तो बाबा का मूड भी शायद बेहतर हो जाता। हिबा इस वक्त बेहद दुखी हो रही थी और शहवार बहुत खलूस और मोहब्बत से इसे तसल्ली दिलासा देने में मसरूफ़ थी। हो सकता है इन्हें कोई काम पड़ गई या फिर वो वापस आने की तैयारी में हो। नहीं शहवार, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। इनके दिल में हमारी नफरत बैठ चुकी है। वो हमें देखना भी पसंद नहीं करते, और इसमें भला इनका क्या कसूर? हमें इस हाल में इस नौबत को पहुंचाने वाली हमारी बहन है, हमारी अपनी बहन, जिसने हम बहनों का ख्याल नहीं किया, बाप और भाई की इज्जत का ख्याल नहीं किया, माँ की तरबियत की लाज नहीं रखी, सब रोन डाला, अजाब में झोंक दिया हमें। वो कहते कहते रो पड़ी थी और शहवारी से खामोश करवाने लगी कि यूनिवर्सिटी के बीचों बीच तमाशा बन जाए। हाय अते वो हो गया ना, करनी किसी थी तो भरनी किसी थी। गफ़ार इलाही देहाती थे, लेकिन अच्छी तालीम, सोच और माँ बाप के तामन से वो देहाती बन के नहीं रहे थे। इन्होंने शहर में मुलाजमत कर ली, वो बाबडा के महकमे में बहुत अच्छी पोस्ट पर थे और बहुत खुश भी थे। माँ बाप ने अपनी पसंद से इनकी शादी कर दी, इस पर भी इन्हें कोई एतराज़ नहीं था। नौकरी के लिए शहर आए तो बीवी खतीजा बेगम को गाँव ही छोड़ आए थे। खतीजा बेगम भी सास ससुर के साथ रहते हुए खुश और मुतमिन थी, लेकिन जब रोहान पैदा हुआ तो गफ़ार इलाही के दिल में इसकी आला तलीम और आला पोस्ट का ख्वाब हम पहले से मौजूद था। ऐसे ख्वाब उन्होंने बेटी के हवाले से भी देख रखे थे। रोहान के बाद हिबा और हिबा के बाद रिदा पैदा हुई, और फिर 3 साल बाद राबी और हानिया जुड़वा पैदा हुई। रफ्ता रफ्ता बच्चे बड़े हुए तो गफ़ार इलाही को अंदाज़ा हुआ कि इनके ख्वाबों की तकमील गाँव में रहकर मुमकिन नहीं होगी, इसलिए ख़ानदान की मुखालफत के बावजूद शहर आ गए। बच्चों को अच्छे इदारे में दाखिल करवाया और खुद 2 दिन रात मेहनत करने लगे। इन्हें बेटे से ज़्यादा बेटियां अजीज़ थी और वो इनके तलीम पर भी भरपूर तवज्जो देते थे। इनकी नाज नखरे उठाते, हर ख्वाहिश पूरी करते, लेकिन साथ ही अपनी इज्जत को संभालने की ताकीद भी करते थे। रोहान अपना MBA क्लियर कर चुका था और 1-2 जगह जॉब के लिए अप्लाई भी कर रखा था। हिबा सेकंड ईयर और ईदा फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। हिबा भी रोहान की तरह MBA का शौक रखती थी, इसलिए इसके और ईदा के रास्ते जुदा हो गए। BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट अंसर न्याज इसमें इंटरेस्ट ले रहा था, और रिदा इलाही जो अभी अभी बचपन की सीधी सारी गलियों से निकल कर नौखेज़ जवानी की गुलिस्तान में दाखिल हुई थी, दीवाना वार लपकते इस भंवरे को अपने आप सब कुछ समझने लगी थी। बहुत जल्द अंसर न्याज ने इसे अपने शीशे में उतार लिया। इसका नौखेज़ हुस्न इसे दिन रात बेचैन किए हुए था। वो इसे हर सूरत हासिल करना चाहता था। मोहब्बत के नाम पर कई वादे, कई अहद भी हो चुके थे, लेकिन अभी तक वो इसके हाथ नहीं आई थी। वो अपने बाप और भाई की इज्जत से डरती थी, तभी से बहलाने के लिए अंसर न्याज ने कोर्ट मैरिज का शोशा छोड़ा। तब वो सोचने पर मजबूर होगी और एक रोज़ सचमुच निकाह करके वो बाप का घर और इज्जत रोंद कर चली गई। गफ़ार इलाही को खबर न थी कि इनकी बेटी ने गहरे पाताल में भी गिरा सकती है। वो पहले तो कई रोज़ जैसे हर एहसास से मफलूज होकर रह गए, जबकि लेकिन जब रूहान का झुका सर नीची नज़रें देखकर एहसास हुआ कि लोग बाहर क्या क्या बातें करें, तब इनके अंदर का जहर उमड़ने लगा। चली जाओ तुम सब भी, चली जाओ, भाग जाओ तुम सब भी, दफ़ा हो जाओ, मर गई तुम सब मेरे लिए, मर गई तुम सब। वो चीख चिल्ला रहे थे। हिबा भागते हुए रूहान के पास गई। रूहान भाई देखे ना बाबा हम पे। हिबा के अल्फाज और रूहान सा लहजा पत्थर के रह गए थे। रूहान बाबा से भी ज़्यादा नफरत से देख रहा था। दूर हो जाओ मेरी नज़रों से, मैं तुम लोगों को देखना भी नहीं चाहता, नफरत होगी तुम्हारी सूरतों से। चली जाओ कहीं, ये ना हो कि तेल छिड़क के तुम तीनों को आग लगा दूं। रूहान के मुंह से भी शोले लपक रहे थे, आंखें नफरत के रंग में रंगी थी। हिबा थप्पड़ से ज़्यादा अपने भाई की नफरत का दर्द लिए उल्टे कदमों चुपचाप साख्त वापस लौट आई। ये तो यार वो साहब हो गया, करनी किसी की भरनी किसी को। एक करतूत गंद घोल के एक चली गई है, तो पीछे वालों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। घर के देर दीवार भी काटने को दौड़े थे। एक खदीजा बेगम थी और वो भी घर का शिराजा बिखर जाने से बेजान हो चुकी थी। चंद दिन इसी तरह हर तरफ आग रहती रही। राबिया और हानि ने अलग रो रो कर बुरा हाल कर रखा था। अलबत्ता हिबा खामोश हो चुकी थी। इसे इदराक हो चुका था कि इनकी ज़िंदगी किस हद तक गैर अहम, काबिल नफरत और तबाह हो चुकी हैं।
गफ़ार लाही ने इसकी यूनिवर्सिटी और राबिया हानी के स्कूल जाने पर पाबंदी लगा दी, मगर खतीजा बेगम ने एहतजाज बुलंद कर दिया और बहुत मुश्किलों से इन्हें पढ़ने की इजाज़त दिलवाई। हिबा अपने बाप और भाई का एतमाद बहाल करना चाहती थी। रोहान फ़रार के तौर पर जॉब का बहाना करके कराची चला गया और आज तक वापस नहीं आता। कभी कभार घर फ़ोन करके खैर खबर मालूम कर लेता। हिबा अपनी कोशिशों में लगी थी, मगर गफ़ार लाही तो जैसे दिल की जगह पत्थर रख चुके थे, जिससे हर एहसास ख़त्म हो चुका था। अगर कभी 5-10 मिनट लेट हो जाती तो हज़ारों ताने सुनने पड़ते, हज़ारों निश्तर सहने पड़ते। इसलिए वह दामन बचा बचा के चलती थी। ऐसे में रजब अफरीदी की हरकतें जलती पर तेल का काम कर सकती थी, बल्कि कर चुकी थी। हिबा नफरत करने लगी थी हर इस मर्द से जो मोहब्बत के नाम पर लड़कियों को बहकाता था, और हर उस लड़की से जो इस बहकावे में आकर माँ बाप और बहन भाइयों की इज्जत अजाब में ज़िंदगी अजाब में मुब्तला कर देती है। ज़िंदगी के तजर्बात ही इन्हें तला खतरा नफरत करना बांधा। वो यूनिवर्सिटी से निकलकर तेज तेज कदम उठाती। बस स्टॉप पहुंचने तक न जाने कितनी बार अपनी नाजुक लाई पे बंदी रिस्ट वॉच देख चुकी थी। सुइयां अंधाधुंध भाग रही थी। इसकी हर हर हरकत से बेचैनी और इजलत जाहिर हो रही थी। चंद सेकंड बाद गाड़ी के टायर चरचराए। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। रजब अफरीदी ने गाड़ी का फ्रंट डोर यूँ खोल दी जैसे बरसों से दोनों के दरमियान लिफ्ट लेने का सिलसिला चला रहा, और हिबा लाही रजब अफरीदी को देखकर जैसे शोलों में घिर गई। इंतहाई हकारत भरी निगाह डालकर दूसरी सिमत रुख मोड़ लिया। हिबा, मैं जानता हूँ आपको मुझ पर शदीद गुस्सा है, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपकी इज्जत पर हर्फ आता है। ये सब स्टूडेंट्स की शट अप, जस्ट शट अप। आपकी वजह से जो हो चुका सो हो चुका। अब आपकी सफाई देने से कुछ नहीं हो सकता, और आइंदा प्लीज़ मेरे आसपास नजर आने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हिबा इस मामले में इतनी करख्त हो जाती थी कि रजब अफरीदी गुंग सा देखता रह जाता कि क्या कोई लड़की जो बज़ाहिर बहुत नर्म नाजुक और कम उम्र और अंदर से इतनी सख्त भी हो सकती है। लेकिन हिबा, मैं आपसे स्टॉप इट प्लीज़, आप यहाँ से जा सकते हैं। वो एकदम फनकार के पलटी। तब तक इसकी मतलूबा बहन आ चुकी थी। रजब वहीं खड़ा रह गया। वो चली गई थी। रजब को अपनी मंजिल बहुत मुश्किल लग रही थी। हिबा राही की ज़ात तक पहुँचना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन दिल की खातिर ये काम भी आखिर करना ही था। दिल ने तनु रजब अफरीदी बड़ा जलील कराने आ गई हो। उड़ा लिए गुल छर्रे, रोन डाली मेरी इज्जत, कर लिया मुँह काला। घर में कदम रखते ही इसके कदम लड़खड़ा गए। सामने का फायर लाई खड़े शोले उगल रहे थे। इसी मुँह से कभी इन्हीं बेटियों के लिए फूल झड़ते थे। ज़रा सी देर होने पर परेशान होकर दुआएं मांगने लगते थे। वो बाबा, लाइब्रेरी में किताबें उशु, बकवास बंद कर हरामखोर, मुझे पागल समझती है? मैं अंधा हूँ, तेरी रंगरलियाँ नहीं देख सकता? बाबा प्लीज़ मेरा यकीन करें, मुझे लाइब्रेरी में देर हो गई थी और मेरी वैन भी लेट पहुंची। वैन लेट नहीं पहुंची, तू लेट पहुंची। किसी के साथ गई होगी। बता किसके साथ गई थी? बोलो, चुप क्यों हो गई हो? देख लड़की, अगर तूने भी किसी के साथ भागना तो तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मुझे बता कर भागना। कम से कम अपने सर में मारने के लिए लोगों के जूते तो इकट्ठे कर लूँ, या फिर अपने ऊपर खाक डालने के लिए तैयार हो जाऊँ। देख, अल्लाह के लिए मुझे बता कर भागना। तुझे रोकूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वो सचमुच हाथ छोड़ रहे थे। हिबा हिचकियों से रोती इनके कदमों में बैठ गई और दोनों पाँव पकड़ लिए। बाबा प्लीज़ हम पर भरोसा रखिए, मैं कभी ऐसी नौबत नहीं आने दूंगी। आपकी इज्जत से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं। आप मुझ पर एतमाद करें प्लीज़ बाबा, मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। आपका एतमाद एक बेटी ने तोड़ा, और आपका एतमाद जोड़ेगी भी एक बेटी। सिर्फ एक बार मुझे पहले जैसी हिबा समझ कर देखिए। वो इनके पाँव पकड़े रोती हुई हिचकियाँ ले रही थी। वह एकदम सामने से हट गई और न जाने किस चीज़ को ठोकर मारते बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चले गए। हिबा दोजनों झुकी हुई थी, लेकिन वहाँ से जा चुके थे। इन्होंने इसके आंसू को भी काबिल इतना नहीं जाना था, और वो इनकी इस कदर बेरहमी और बेतमादी पर और ज़्यादा तड़प तड़प के रोई। और खतीजा बेगम का कलेजा मुट्ठी में आ गया। इन्होंने करीब आकर इसके कंधे पर हाथ रखा तो इनसे लिपट कर रोने लगी। घर से बाहर बहादुर नजर आने वाली हिबा इलाही की घर की चारदीवारी में दुख और बेदपारी के नश्तर खाते हुए बेहद कमज़ोर और ढाल हो गई थी। इसे आज तक रूहान का मारा हुआ थप्पड़ नहीं भूला था। थप्पड़ तो शायद वो भुला ही देती, लेकिन थप्पड़ के साथ मिलने वाली नफरत और हकारत को कैसे भुलाती? क्योंकि इंसान ने हमेशा जिन आंखों में प्यार और मोहब्बत के दीप जलते देखे हों, इन आंखों में नफरत और गुस्से के शोले देखना बहुत अजियतनाक लगता है। और हिबा ने भी ऐसी अजियत उठाई थी, इसलिए इसमें शिद्दत बढ़ गई थी। मैं क्या करूँ अम्मी, मैं ऐसा क्या करूँ कि बाबा पहले जैसे हो जाए? वो अपनी नफरत की दीवारें गिरा डालें, भूल जाएं सब कुछ, भूल जाएं कि इनकी चारों बेटियां थी। वो बिलक बिलक के कह रही थी, और खतीजा बेगम ने अपने आंसू दुपट्टे में जज़ब कर लिए। बेबसी का वो मुकाम था, कभी उस बेटी को भी बद्दुआ नहीं दे सकती थी जो अपनी बहनों की ज़िंदगी अजाब कर गई थी, और ना ही शौहर से कुछ कह सकती थी जिनका एतमाद किरची किरची हुआ था। और इस सारे किस्से में अजाब तो हिबा, राबी और हानिया झेल रही थी, जिनको रोज़ जहर में बुझे तीर खाने पड़ते। अजाब तो इनकी ममता झेल रही थी, जिसका बेटा 1 साल से घर नहीं आया था, फिर भी वो सब्र की बैठी तो रब ताला से भलाई और बेहतरी की दुआ कर रही थी। ये अपना फ़ायदा देखती हैं ऐसे वाली, जिनकी वजह से पीछे वाले तकलीफ में होते हैं, अभी आगे जाकर ठुड्डे ठोक रहे थे, धक्के ही खानी है, जलालत ही इनका मुकद्दर बनती है। इन्होंने भी आगे जाकर कोई सुख नहीं मिल रहा। क्या हुआ, कुछ परेशान लगते हो? भरजाई ने इसके मजबूत शाने पर हाथ रखकर इंतहाई अपनायत से पूछा। वो आज ही वीकेंड पर अफरीदी हवेली आया था, लेकिन सबके दरमियान बैठे हुए भी उलझा उलझा मुतफक्कर सा नजर आ रहा था। आपका वहम है। वो बात को मुस्कुराकर टालते हुए उठने लगा, जब भरजाई ने इसे हाथ पकड़कर बैठने रहने पर मजबूर कर दिया। माँ बहनों के वहम बेबुनियाद नहीं होते। तुम कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारे लाला साईं भी तुम्हारी तरफ से बहुत फिक्रमंद है। क्या बात है, बताते क्यों नहीं हो? भरजाई के लहजे में खफ की दर आई। भरजाई, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? वो बात को मजाक के रंग में बदलते हुए इनकी सिंध पलटा। तुम क्या समझते हो, मुझे मालूम नहीं? इन्होंने रजब के बालों पर हाथ फेरा। वो इनकी बात का मफहूम समझकर चुप हो गया।
बेटे कभी माँ से छुप नहीं सकते। तुम कैसे छुप सकते हो? तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का आईना है और इस आईने में आजकल इसका अक्स उभर रहा है जो तुम्हारे दिल की हुक्मरान बन बैठी है। बोलो कौन है वो? भरजाई तो सचमुच इसके दिल में झांक रही थी। रजब ने नजर झुका ली। रजब आखिर तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? क्या मामला है? क्यों अंदर ही अंदर घुट रहे हो? भरजाई मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं। हाँ ये सच है कि मेरे दिल की हुक्मरान बन चुकी है, लेकिन ये भी सच है वो मुझसे नफरत करती है। और आप जानती है जब हुक्मरान राय से नफरत करने लगी इसका अंजाम तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। शायद मेरा दिल भी तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अल्लाह ना करे, कैसी मनहूस बातें मुंह से निकाल रहे हो। इन्होंने दिल थाम लिया। तो और क्या करूँ भरजाई, मैं बेबस हो चुका हूँ। मेरे सब इख्तियार ख़त्म हो चुके हैं। मैं सच कह रहा हूँ भरजाई, मैं हार चुका हूँ इसके सामने। वो कहते कहते इंतहाई इज़्तिराब के आलम में अपने बालों में हाथ फंसा चुका था। हिबा का रवैया देखकर वो इतने दिनों से सचमुच बहुत मुंतशिर और मुस्तरब सा रहने लगा था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि हिबा इलाही का दिल अपनी तरफ से साफ करके इसे अपने दिल का हाल कैसे बताए कि वो यकीन भी कर ले। इसी इज़्तिराब में उठकर चला गया, लेकिन अपना मोबाइल सोफे पर ही भूल गया था। और इसकी यही भूल ज़रियाब अफरीदी के हाथ लगी। वो अभी भी ज़मीनों से लौटे थे और रिलैक्स होने की घर से सोफे की बैग से पुष्ट टका बैठे तो अचानक ही आसपास मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। इन्होंने आगे पीछे देखा, फिर कुशन के करीब रजब का मोबाइल नजर आफाक का नाम जगमगा रहा था। हेलो रजब, तुम बगैर बताए गाँव चले गए? आफाक के लहजे में खफकी थी। तुम्हें काफ़ी ढूंढा लेकिन तुम मिले ही नहीं। ज़रियाब अफरीदी दिलचस्पी से मुस्कुराहट रोक कर बोले। कौन? लाला साहब कैसे हैं आप? आफाक फ़ौरन संभल गया। अल्लाह का शुक्र, तुम सुनाओ, गाँव ही आ जाते। दिल तो चाह रहा था लेकिन मामा की वजह से मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाता। आफाक की मामा ब्लड प्रेशर की और नफसियाती मरीज़ा थी, इसे हम वक्त अपनी मामा की देखभाल के लिए घर रहना पड़ता था। और सुनाओ क्या कर रहे हो आजकल? ज़रियाब अफरीदी संजीदा हो चुके थे। चंद मिनट की गुफ्तगू के बाद कॉल बंद हुई और वो मोबाइल सोफे पर दोबारा रखने वाले थे जब नज़र मोबाइल की स्क्रीन से टकरा गई। मोबाइल की स्क्रीन वॉल पर किसी लड़की की तस्वीर थी और इस तस्वीर से अंदाज़ा हो रहा था कि ये नेचुरल तस्वीर है। और इसी नेचुरलपन के एहसास से मुतजस्सिस होकर उन्होंने पिक्चर्स फाइल ओपन की और इस पिक्चर की डिटेल निकाली। हिबा अफरीदी! एकदम इनके झटका लगा। वो अपनी जगह से खड़े हो गए। इन्होंने वो इस तस्वीर को दोबारा 100 बार देखा, लेकिन हिबा अफरीदी वाली उलझन दूर ना हुई। आखिर कौन थी वो लड़की जो हिबा अफरीदी भी बन चुकी थी और वो अभी तक लाइलम थे? कहीं रजब ने किसी से शादी या निकाह वगैरह? तो इस ख्याल के आते ही जहन में एक छमाका हुआ। वो सोच की परवाज़ कहीं से कहीं जा पहुंची और वह हैरत से गुंग बस देखे जा रहे थे। पुत्र यहाँ क्यों खड़े हो? ज़मीनों से कब आए? गुलजानी तस्बीह के ताने गिराती अंदर दाखिल हुई तो ज़रियाब अफरीदी को तनहा खड़े देखकर हैरान हुई। इन्होंने खाली खाली नज़रों से गुलजानी को देखा तो गुलजानी को कोई गैर मामूली बात महसूस करके ठिठक गई। पुत्र खैर तो है? दिल होल रहा था, इसीलिए कदरे आहिस्ते से इस्तफसार किया। हाँ जी खैरियत है। आप बैठें, सब खैरियत है, हम अभी आते हैं, आप बैठें। वो बेरबत सा बोलते हुए मोबाइल्स में ड्राइंग रूम से निकल गए। थोड़ी देर बाद रजब अपना मोबाइल ढूंढता हुआ पूरे ड्राइंग रूम को उलट पलट कर चुका था, मगर मोबाइल मिल के नहीं दिया। मोबाइल दरियाब अफरीदी लै गए, तू लिख ला हिबा अफरीदी डंगरा। जी लाला साईं, आपने मुझे बुलाया था? वो गहरी सोच में गुम बेचैनी से टहल रहे थे जब आफाक बदर की आवाज़ सुनकर सोच में से दामन छुड़ाकर होश की दुनिया में लौट आए। हाँ आओ बैठो, कैसे हो? इन्होंने खुद भी सोफे की सिमत कदम बढ़ाते हुए इसे बैठने का इशारा किया। जी ठीक हूँ, सब खैरियत तो है ना? रजब कहाँ है? वो पोर्च में देख चुका था कि रजब की गाड़ी गायब है, इसलिए तशवीश हो रही थी। सब खैरियत है या नहीं ये तो तुम बताओगे। अलबत्ता रजब इस वक्त गाँव में बिल्कुल ठीक ठाक है। इनके मशकूक अंदाज और मुबहम बातों से आफाक अंदर ही अंदर घबरा रहा था कि न जाने क्या मसला हो गया। क्या बात है, तुम सोच में पड़ गए? इन्होंने ही से चौंकाया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ। वो अपने हवास तासुरात और अंदाज़े नशीस दुरुस्त करते हुए पूरी तरह से मतवज्जा हुआ। आफाक, औलाद बड़ी हो या छोटी, माँ बाप से इसकी हरकतें रखी छुपी नहीं रहती, ना बचपन में ना जवानी में, क्योंकि माँ बाप के हाथों का लम्स और औलाद की हरकतों के अंदाज एक दूसरे से में रचे बसे होते हैं। मैंने 2 माह के रजब को इन हाथों से पाला है। मेरे लिए वो अभी भी बच्चा है, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो वो बच्चा नहीं रहा और कोई भी मुकम्मल मर्द औरत के वजूद से नज़र नहीं चुरा सकता। वो भी नहीं चुरा सका। जब से इसने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कदम रखा, हज़ारों लड़कियों से ताल्लुकात रख चुका है। वो समझता है लाला साईं गाँव में होता है, इसलिए कुछ नहीं जानते, लेकिन वो ये नहीं जानता कि औलाद से इतनी आसानी से बेनियाज नहीं हुआ जा सकता। मुझे मालूम था वो महज दिल लगी करता है, इसलिए कभी डांट डपट के इसे परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब मामला संजीदा है, इसलिए हम चुप नहीं रह सकते और चाहते हैं कि इससे बास पर्स करने से पहले तुमसे जानने के सारा चक्कर क्या और ये हिबा नामी लड़की कौन है। इंतहाई तहम्मुल अमेज़ अंदाज में बात करते करते जब इन्होंने सवाल किया तो फाक बुरी तरह गड़बड़ा गया। हिबा? किस हिबा की बात करें? तुम किस हिबा को जानते हो? नहीं लाला साईं, मैं किसी हिबा को नहीं जानता। आफाक को मामला ज़रा संगीन महसूस हुआ तो बात ही से इनकारी हो गया। देखो आफाक, तुम हमारे रजब जैसे हो, हमने कभी भी तुम्हें इसका दोस्त नहीं समझा, इसलिए उम्मीद है कि तुम गलत बयानी से काम लेकर कुछ छुपाने की कोशिश नहीं करोगे। सच सच बताओ हिबा कौन है, और वो हिबा जिसको इसने हिबा अफरीदी बना लिया। क्या हिबा अफरीदी? आफाक उछल पड़ा। क्या अब भी इनकार करोगे? इन्होंने मोबाइल ऑन करके आफाक के सामने किया तो आफाक हिबा इलाही की तस्वीर देखकर नजर चुरा गया। इसके चेहरे का साइड पोस्ट था, ये चेहरा वाज़ेह नहीं था और न जाने इसने ये तस्वीर कैसे और कब ली थी, लेकिन जब भी ली थी इसे अंदाज़ा बहुत मुश्किल से ली होगी। बोला आफाक, हमसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी बात है साफ साफ बताओ। हम आज शहर इसीलिए आए हैं कि बात की असलियत मालूम हो सके।
आफाक को इल्म हो चुका था कि अब कुछ भी छुपाना बेसूद है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बताता चला गया और पूरी तवज्जो से सुनते रहे। वो लड़की है कौन, इसका बैकग्राउंड क्या है। लाला साईं वो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है। इसके वालिद साहब शायद वापडा के शोबे से वाबस्ता है। काफ़ी अच्छे और शरीफ लोग हैं। यही वजह है कि वो रजब को पसंद नहीं करती और रजब एक तरफा दीवानगी में से इंतहा को पहुंच चुका कि इसे हिबा इलाही की बजाय हिबा अफरीदी लिखने लगा। ये जो आप देख रहे हैं ये भी इसकी दीवानगी की एक झलक है, वरना दूसरी तरफ ऐसा कोई भी जज्बा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। आफाक ने हर मसला सुलझाकर इनके सामने रख दिया और इनसे इजाज़त लेकर चला गया, लेकिन वो न जाने कहाँ से कहाँ जा पहुंचे थे। इनके ख्यालात और जज्बात अजीब सी कशमकश का शिकार थे। इंसान जज्बात के भंवर में उलझ जाए तो इसे निकलना मुश्किल तरीन मरला बन जाता है। वो भी अपने जज्बात के भंवर में उलझ गया था। कभी अपने आप को सरजनिश करने लगता, अपने आप को पास रखने की कोशिश करता और कभी अपने आप को सरपट दौड़ते हुए मनमानी कर गुजरने पर उकसाता था। लेकिन इसे ये भी एहसास था कि मनमानी से वो और भी रूठ जाएगी, मुश्तिल हो जाएगी और वो इसे मुश्तिल नहीं करना चाहता था। इसलिए दिल पर जबर किए रहता, लेकिन इसके दिल की कदूरत निकालने की कोशिश वो अब भी करता था। गांव से वापसी पर वहद करके आया था कि हिबा से माफ़ी मांगकर हमेशा के लिए इसे नज़र चुरा लेगा, भूल जाएगा कि वो इसके पास होती है, मगन हो जाएगा किसी और दुनिया में। लेकिन मामला यहाँ भी उलट हो गया। तकदीर इसकी जल्दबाजी को एक और इम्तिहान में मुब्तला कर गई। इस रोज़ भी हिबा बस स्टॉप पर खड़ी वैन का इंतजार कर रही थी। जब वो गाड़ी से उतरकर इसके करीब आ गया। हिबा, मैं जानता हूँ आपको मेरी बात सुनना भी गवारा नहीं, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी बात सिर्फ आखिरी दफ़ा सुन लें। वो इसके सामने नज़र झुकाए खड़ा था। देखिए मिस्टर रजब अफरीदी, इस वक्त मेरी वैन आने वाली है, प्लीज़ आप मुझे परेशान मत करें, चले जाएँ यहाँ से प्लीज़। वो दबे लहजे में बोलती हुई अपना गुस्सा भी दबा रही थी। लेकिन जब तक आप कहीं बैठकर मेरी बात नहीं सुनेंगे और मुझे सफाई का मौका नहीं देंगे, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। यानी आप मुझे रुस्वा करने का इरादा कर चुके हैं और अपने इरादे पर अमल करके ही रहेंगे। नहीं, प्लीज़ बिलीव मी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। आपकी इज़्ज़त मुझे खुद से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। लेकिन इस रोज़ जो कुछ आपने मेरे क्लासरूम में आकर कहा, और प्लीज़ स्टॉप इट, मुझे कोई बात नहीं सुननी, चले जाइए यहाँ से, वरना लोगों को इकट्ठा कर लूँगी। इसके इस कदर सख्त तेवर और जारहाना अंदाज ने इसके हौसले पस्त होने लगे। वो बेबसी से देखने लगा कि अब क्या करें। जज्बाती हो के ना इन्हें कोई हरकत कर देनी है इन्हें। हिबा, एक बार आप मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दें। मैं तुम जैसे आदमी को देखना पसंद नहीं करती, तुम चाहते हो कि बात सुनो। वो कहकर आगे बढ़ने लगी। एक बेख्तियारी की आलम में रजब अफरीदी ने इसका हाथ पकड़ लिया। हिबा की पूरी हस्ती झुंझुना उठी। हिबा, रजब अफरीदी की ज़िंदगी है और ज़िंदगी के लिए इंसान क्या कुछ कर सकता है यह बखूबी जानती होंगी। आहिस्ती से कहता हुआ इसका हाथ छोड़ चुका था, लेकिन 2 मिनट पहले रुकने वाली वैन में बैठे गफ़ार लाई इस मंजर को देख चुके थे। अल्लाह, देखे मैं तन किया ने जल्दबाजी में कोई चबल मार देनी। हुण देखो एक इन्हें हत्थ फड़ के ना उनकी ज़िंदगी खराब कर दी थी। उन्हें होर ਉਹੀ गल्लां सुनियां पैणियां ਜਿਹੜੀਆਂ पहले ताने ਜਿਹੜੀ कहती सी ना कि मैं ना अपने अपने आप को प्रूव करूँगी सही कि मैं दूसरी अपनी बहन जैसी नहीं हूँ। तो अब इसकी सिर्फ एक गलती की वजह से ना उन्होंने पता नहीं की फेस करना पैना। दौड़ फिटे मुझे जब अफरीदी तो इन्हें अपने टेढ़ा भी कंट्रोल नहीं है। सौंदा मेरे मुँह चो। नाले तैन भी रोड पे सड़क पे खड़े होकर ख्याल आया सी तो पूछ लेता बाद में जब वो यूनिवर्सिटी आती। माना कि वो यूनिवर्सिटी भी नहीं सुन रही, तो चलो यार, तुमने अगर उसको इग्नोर करने का सोच ही लिया तो कर दो। इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम उसके पीछे, माफ़ी ना मांगो। देखो खैर, यहाँ पे हमारा फर्स्ट एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसे लगा आपको नावल के फर्स्ट एपिसोड का? नावल कैसा लग रहा है अपनी राय का ज़रूर साथ कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे इसकी लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।